बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एमके प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज लेके आया है, जिसके अंदर हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। इससे पहले हम ग्रेड 6 की जो 7 लेक्चर्स हैं वो डिलीवर कर चुके हैं। आज हम उनके हवाले से कुछ एक्सरसाइज एमसीक्यूज देखेंगे और जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स। तो आईसीटी स्टूडेंट एब्रीविएशन होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर टेलीविजन भी आता है, सेलफोन्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आती हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल। The second question is set of instructions given to a computer to perform a specific task। कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें किसी कंप्यूटर को देते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए दी जाती हैं। देन थर्ड इज सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू रन कंप्यूटर्स हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऐसी टाइप है जो कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर को कोलैबोरेट करवाकर पूरे सिस्टम को रन करता है। देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, आईओएस वगैरह हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को बूट करवा के उसको रन करवाते हैं। नेक्स्ट है जी एमएस ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। तो हमने जब पढ़ा था कि ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो एमएस ऑफिस के अंदर जो उसके टूल्स हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक वगैरह, वो सारे के सारे डेडिकेट होते हैं किसी एक टास्क के लिए। सो इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हमारे पास जो सीपीयू है उसको हम क्या कहते हैं? तो सीपीयू एक्चुअली सीपीयू जो है वो सिस्टम का ब्रेन होता है, यानी कि सारा थिंकिंग का प्रोसेसिंग सारी की सारी सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। देन डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज वो पहले इन्वेंटर थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड करवाता चलो, इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर आएगा, जिसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर जो आज हमारे पास लेटेस्ट 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनकी कंप्लीट हिस्ट्री को जनरेशन वाइज और उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ कार्स एंड क्राफ्ट इज कॉल्ड। तो यहां पर आप देखिए कि मॉनिटर कर रहे हैं किसको? कार्स और क्राफ्ट्स की मूवमेंट को। ये एक्चुअली जो आईसीटी है उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो तमाम सिस्टम्स जो कार्स या क्राफ्ट्स को चलाने में मदद करते हैं उनको हम नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है जो गाड़ियों को, जो मूवेबल व्हीकल्स हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको अपनी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है। डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो राइट आंसर इज नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो गाड़ियों को डायरेक्शन देता है, रस्तों के बारे में बताता है, उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज आईसीटी इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट हैज एलिमिनेट द यूज ऑफ। किस चीज के यूज को खत्म करने की वजह से हम आईसीटी को इको फ्रेंडली कहते हैं? राइट आंसर इज पेपर। आईसीटी के आने से, डिवाइसेस के आने से चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो गई हैं, जिसकी वजह से हम पेपरलेस जो इरा है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए हम जो आईसीटी है उसको पेपर्स यूज ना करने की वजह से इको फ्रेंडली भी कहते हैं।
नेक्स्ट इज आईसीटी डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर, कि आईसीटी डिवाइसेस को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? पिकिंग गुड्स, लिफ्टिंग हैवी पार्ट्स, 3D प्रिंटिंग और ऑल। तो एक्चुअली ये सब कुछ ही आईसीटी से किया जा रहा है। जो गुड्स हैं उनको कंट्रोल पैक किया जा रहा है, डिफरेंट जो रोबोट्स हैं इस काम के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। हैवी पार्ट्स जो हैवी मशीनरी जो है उसको लिफ्ट करने के लिए भी आईसीटी कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है, 3D प्रिंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल। इन तमाम के लिए आईसीटी को यूज किया जाता है। फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, के मदरजा झैल में से कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज नहीं होती है? तो इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या कमांड डिलीवर करते हैं, कंप्यूटर को वो देते हैं, और आउटपुट वो डिवाइसेस होती है जिसकी मदद से कंप्यूटर हमें रिप्लाई बैक करता है, प्रोसेस करने के बाद चीजें जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, और उसके बाद माउस भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो यहां पर क्वेश्चन इज दिस इज नॉट एन इनपुट। तो स्पीकर्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो यहां पर एज ए आउटपुट काम कर रही है, मतलब यह है कि ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी। Then in a light pen, the sensing element is called light pen। एक ICT कंपोनेंट है जिसके जरिए हम स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है? तो ये एक्चुअली एक फोटो सेल होता है। फोटो सेल इस तरह के सेल को कहते हैं जो लाइट सेंसिटिव होता है, जो लाइट पड़ने से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो लाइट पेन के लिए, लाइट पेन के अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो उसका फोटो सेल होता है। Then we have input devices which is used to transfer hard copy into a computer is called। तो hard copy students उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो पेपर के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट होता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और अगर उसी का ही इमेज, उसी की एक स्कैन्ड फोटो जो कंप्यूटर में हमें नजर आती है, जैसे कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो इनको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो पेपर के ऊपर प्रिंट ना हो। तो यहाँ पे वो हमसे पूछना ये चाह रहा है कि वो डिवाइस बताएं जो यूज की जाती है हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए। तो राइट आंसर इज स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम हार्ड कॉपी को जो है वो प्लेस करते हैं, उसके बाद स्कैनर उसकी एक इमेज बना के उसको इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम को भेज देता है, उसकी एक जो सॉफ्ट इमेज जो है वो बनाता है। सो राइट आंसर इज सी, स्कैनर। देन द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट साउंड इन द कंप्यूटर। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम साउंड कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं? तो राइट आंसर इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसी आईसीटी डिवाइस है जिसकी मदद से हम साउंड को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सॉरी ये हो गया ओसीआर। OCR स्टैंड्स फॉर, OCR का मतलब क्या होता है? तो OCR एक ऑप्टिकल जो करेक्टर रीडर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपने अक्सर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखी होगी, बारकोड स्कैनर की तरह, जिसके जरिए एक किसी पर्टिकुलर करेक्टर को जो वो रीड किया जाता है, सिस्टम उसको सेंस करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ऑप्शन बी इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एंड ऑप्शन डी इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लोजली ऑप्शंस बनाए जाते हैं। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो उसको गौर से एक बार देखा करें, पढ़ा करें, उसको समझा करें, देन आप अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि दोनों आंसर बहुत क्लोज है, बट राइट आंसर इज बी। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ सेंसर, के मदरजा झैल में से कौन से जो है वो एक किस सेंसर की मिसाल है? तो इसके अंदर साउंड सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, और बेसिकली ये सभी के सभी सेंसर्स हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑल। ये सब के सब सेंसर हैं जो किसी फिजिकल फिनोमिना को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। जो डिवाइसेस, जो प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके रिजल्ट को हमें दिखाते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जो हमें सिस्टम की या कंप्यूटर की आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ मॉनिटर।
तो LCD भी एक मॉनिटर है, TFT भी एक मॉनिटर है, SMD भी एक मॉनिटर है। ये सभी के सभी जो LCDs की टाइप है उनकी डिफरेंट जनरेशंस आप कह सकते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये सभी के सभी मॉनिटर्स हैं। सो द राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, ऑल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट पार्ट ऑफ CPU। तो इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। तो एक्चुअली अरिथमेटिक यूनिट, मॉनिटरिंग यूनिट, CU ये सारे के सारे CPU के पार्ट है, बट PU इज नॉट एन पार्ट ऑफ CPU। ओके जी, 10th पे है हमारे पास, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कंप्यूटर के अंदर वो इसके अरिथमेटिक यूनिट AU, अरिथमेटिक यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द विंडो in use on the desktop is known as। कि जो विंडो डेस्कटॉप पर खुली होती है, जो यूज हो रही होती है, हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एन एक्टिव विंडो, जो ओपन होती है, चल रही होती है, जिसमें हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेब पेज टू एन अदर। आप एक वेब पेज, इंटरनेट के ऊपर आप एक वेब पेज को स्टडी कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, फिर आप उस वेब पेज से हट के किसी दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, तो इस को हम इंटरनेट ब्राउजिंग कहते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, ब्राउजिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एंटीवायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, और ये चूंकि मैनेजमेंट का काम करता है सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो सिस्टम की यूटिलिटीज को हैंडल करता है, तो इसलिए हम इसको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। जो सिस्टम को मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। तो एंटीवायरस भी एक मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा इसका यूटिलिटी प्रोग्राम बी। नेक्स्ट 4 नंबर है, अ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर enhancing their learning skills and activities is an example of। ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट और टीचर्स यूज करते हैं अपने लर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पर्टिकुलरली डेडिकेट होते हैं स्टूडेंट टीचर लर्निंग के लिए, तो इसलिए उसका नाम जो है वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर रखा गया है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। Next is a software that is developed to do a specific task on the computer is called। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे पहले भी आ चुका हुआ ये क्वेश्चन MS वर्ड के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके अलावा बाकी जो जीमेल ब्राउजिंग है, या इस तरह के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो टेक्निकली सिर्फ एक काम को करने के लिए बने होते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज पेंट 3D एंड इज यूज्ड टू कॉपी। के इनमें से कौन सा जो टूल है वो यूज किया जाता है 3D पेंट में कॉपी करने के लिए? सो द राइट आंसर इज क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन मींस उसका डुप्लीकेट बनाना, उसका सिमिलर बनाना। तो क्लोन स्टैम्प टूल एक ऐसी टूल है जो पेंट 3D के अंदर कॉपी बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज वी कैन चेंज द साइज ऑफ द मार्कर यूजिंग द डैश टू। तो आंसर इज मार्कर। आप मार्कर टूल को ही यूज करके उसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बात हो रही है पेंट 3D की। नेक्स्ट इज डैश इज द लिंक टू द ओरिजिनल फाइल। कौन सी चीज है इनमें से जो ओरिजिनल फाइल का एक लिंक होता है? सो राइट आंसर इज द शॉर्टकट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर भी, शॉर्टकट असल में ओरिजिनल फाइल का एक आप कह लें कि विंडो, एक डोर होता है जो वहां तक एक्सेस करने के लिए हमें आसानी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फाइल बनाई है और उसको सिस्टम के स्टोरेज के अंदर, उसकी इंटरनल ड्राइव्स के अंदर सेव किया हुआ है, लेकिन आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते रहते हैं, तो आप उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर बनाते हैं ताकि आप इजीली उस तक एक्सेस हासिल कर सके। तो शॉर्टकट जो है, जो हम किसी भी फाइल का शॉर्टकट बनाते हैं, वो ओरिजिनल फाइल तक पहुंचने का एक लिंक होता है। सो द राइट आंसर इज बी, शॉर्टकट। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। किस चीज को हम फाइल्स की कलेक्शन कहते हैं? दैट इज अ फोल्डर। एक फोल्डर एक ऐसी चीज, ऐसी लोकेशन होती है जिसमें मल्टीपल फाइल्स को सेव करते हैं।
इसका बनाने का तरीका क्या है वो सारा कुछ हम लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। तो फोल्डर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, फोल्डर। नेक्स्ट, डैश इज अ वेबसाइट दैट अलाउज अस टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। कि इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करते हुए अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं तो किसके जरिए ढूंढ सकते हैं? दैट इज सर्च इंजन। ऑप्शन डी, सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर खंगालने या उसको ढूंढने में मदद देती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी, सर्च इंजन। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। अब हम जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं सिस्टम के रिलेटेड एल्गोरिथमिक सोच उसके पीछे काम करती है उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी देन हम उसका सोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। ये हमने बड़ी डिटेल से लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड डीकंपोजिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन या डीकंपोज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? तो हम उसको प्रॉब्लम एनालिसिस करना कहते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसको उसके छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये प्रॉब्लम एनालिसिस का हिस्सा है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ब्रेकिंग डाउन अ बिग प्रॉब्लम टू अ स्मॉलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम डीकंपोजिशन। हम एक बड़ी प्रॉब्लम को उसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो छोटे छोटे सोल्यूशन से हम बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो बना सके। सो द राइट ऑप्शन इज बी, प्रॉब्लम डीकंपोजिशन। नेक्स्ट इज लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसका एक सोल्यूशन प्रेडिक्ट कर सकें, तो इसको हम कहते हैं पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। हम एक प्रॉब्लम के अंदर सिमिलैरिटीज ढूंढ के एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके सोल्यूशन की तरफ जाया जा सके। सो द राइट ऑप्शन इज बी, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। Thinking the domain of problem and ignoring irrelevant materials। हम प्रॉब्लम की डोमेन के बारे में सोचना और उसके इररेलेवेंट मटेरियल को इग्नोर करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है क्या, जिसको हमने एड्रेस करना है, जिसको हमने सॉल्व करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो द डी विल बी द राइट आंसर। डैश इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कि किस चीज को हम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो इसको हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। एवरी एल्गोरिथम हैज डैश एंड डैश, सो एवरी एल्गोरिथम स्टार्ट एंड स्टॉप। जब एल्गोरिथम शुरू होता है वो उसका स्टार्ट कहलाता है और जहां पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसको हम स्टॉप कहते हैं। तो हर प्रॉब्लम के अंदर ये स्टार्ट और स्टॉप लाजमी होगा। अब ये जरूरी नहीं है सबके अंदर लूप और कंडीशंस हो या फाइनाइट या इनफाइनाइट लूप्स हो, सीक्वेंस या कंडीशंस हो, तो ये जरूरी नहीं है। ये किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज स्टार्ट एंड स्टॉप। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन डैश flow steps will be executed in the same sequence they are written। जिस सीक्वेंस में उनको लिखा जाता है किसके अंदर वो बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करते हैं, दैट इज सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर हम जो सीक्वेंस राइट करते हैं किसी एल्गोरिथम का वो उसी ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है। डैश फ्लो स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर ट्रू। तो हम ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक खास शराइत पूरी होंगी तो वह एग्जीक्यूट होगा। इस तरह के फ्लो को हम कंडीशनल फ्लो कहते हैं, जिसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि इफ दिस विल हैपन देन दैट विल हैपन, तो इसको हम कंडीशनल फ्लो कहते हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है in dash flow set of instruction is executed again and again until a certain condition remains true। कि हम एक certain condition को repeat करते हैं जब तक हमारा desired result हमें हासिल नहीं हो जाता। इसको हम repetitive flow कहते हैं कि वो जो flow है वो खुद को तब तक repeat करता रहेगा जब तक हम अपने target solution तक नहीं पहुंच सकते। So A will be the right answer। Okay, next हमारे पास question है
A dash is a set of instruction that is used by the computer to perform a specific task. Again ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ। तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास आगे, वर्ड, एक्सेल, स्क्रैच एंड विंडोज। तो एक्चुअल में स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्राम है जो विजुअल है, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्प्राइट्स जो है वो उनको लेते हैं, उनको मूव करवाते हैं, उनको एनिमेट करते हैं, उनकी शेप्स चेंज करते हैं। तो स्क्रैच विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द प्रोग्रामर हु यूज dash language requires a translator to convert the assembly language program into machine language, that is a high level language. high level languages वो होती हैं जिसको इंटरप्रेट करने के लिए या उसको मशीन लेवल तक ले जाने के लिए हमें एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। डैश इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वो वैल्यू जो कंसिस्टेंट रहती है हम उसको एक कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट किसी भी सिस्टम, किसी भी एल्गोरिदम की वो वैल्यूज होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, कंसिस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर इन स्क्रैच इज कार्ड। आप जो कैरेक्टर स्क्रैच में लेते हैं उसको हम स्प्राइट कहते हैं। वो क्या कहलाता है? स्प्राइट। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द डैश इज वेयर वी क्रिएट द प्रोग्राम इन स्क्रैच। कौन सी जगह जहां पर हम स्क्रैच का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं? दैट इज स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया वहां पर हम ब्लॉक्स की मदद से किसी भी स्प्राइट का जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो राइट करते हैं, स्टेज के ऊपर वो डिस्प्ले होता है। सो द राइट आंसर इज डी, स्क्रिप्ट एरिया। नेक्स्ट इज द डैश कैटेगरी इन स्क्रैच हैज द ब्लॉक्स फॉर स्प्राइट टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो ब्लॉक्स है वो कहां पर पाए जाएंगे? दैट इज इन सेंसिंग। सेंसिंग के अंदर जो क्वेश्चन आस्क करने के जो ब्लॉक्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसको हम डिटेल से जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर स्क्रैच प्रोग्रामिंग को हम बड़ी तफसील से पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किस तरह आप एक स्प्राइट को चूज करते हैं और उसके ऊपर किस तरह कौन कौन से ब्लॉक्स अप्लाई करके आप उनसे क्या करवा सकते हैं, इसको हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द प्रोसेस टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू एलिमिनेट द एरर्स। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के अंदर से एरर्स को मिट करते हैं? दैट इज डिबगिंग। डी इज द राइट ऑप्शन। डिबगिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट रन करके देखते हैं कि आया वो अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम उसको करेक्शन उसमें करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी। Next is backward analysis of the problem. Traces the program backward from the location of failure message in order to identify the region of the faulty code. ये वही प्रोसेस है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक किया गया है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो बैकवर्ड प्लेस पर लेके जाए, लोकेशन पर लेके जाए जहां पर कोई फॉल्ट या कोई मिस लीड इंफॉर्मेशन चल रही हो। तो इस तरह के एनालिसिस को हम बैकवर्ड एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम पीछे की तरफ मूव, स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ मूव करते हैं और उस लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम एल्गोरिदम में आ रही होती है और उसकी हम करेक्शन करते हैं। Okay, the next question is you can open the previously saved program from the computer by clicking what menu? कि किस मेन्यू के अंदर आप previously open जो फाइल है उसको देख सकते हैं? that is file menu. फाइल मेन्यू वो मेन्यू है वर्ड के अंदर, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। फाइल मेन्यू एक वो मेन्यू है जिसके अंदर दो एरोज बने होते हैं, जिससे हम कोई भी टास्क रिपीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेन्यू होती है जिसके अंदर आपने प्रीवियसली जो फाइल्स ओपन की हुई हैं आप उनकी लिस्ट वहां पर देख सकते हैं और उन फाइल्स को वहां पर खोल भी सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अ सिटीजन मस्ट कंप्लाई विद। कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक सिटीजन को मस्ट फुलफिल करनी चाहिए? फॉलो रूल्स एंड लॉज, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, प्रैक्टिस टॉलरेंस। तो एक्चुअली ये सभी, एक जो गुड सिटीजन है उसको रूल्स और लॉज फॉलो करने चाहिए, दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टॉलरेंस को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डेवलप्स द स्किल टू इफेक्टिवली यूज द इंटरनेट
एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, कि एक पर्सन जो इफेक्टिवली इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसको क्या कहते हैं? सो राइट आंसर इज बी, डिजिटल सिटीजन। डिजिटल सिटीजन की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि एक ऐसा शख्स होता है जो कंप्यूटर या इंटरनेट या आईसीटी डिवाइसेस को यूज करता है किसी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, या किसी सोशल कैंपेन का हिस्सा बनता है, या सोशल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनता है, उसको हम डिजिटल सिटीजन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप ऑल्सो मीन्स, कि एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप से क्या मुराद है? तो बिहेविंग लॉफुली, प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी एंड दैट ऑफ अदर्स, रिकॉग्नाइजिंग योर राइट्स ऑल। तो एक्चुअली ये सभी, एक जो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन है वो इन सभी को फॉलो करता है, इन सारी चीजों को हम डिजिटल सिटीजनशिप का हिस्सा मानते हैं। ये सारे वो काम है जो एक डिजिटल सिटीजन को करने चाहिए। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैब रूल, कि इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जिसको हम कंप्यूटर लैब का रूल नहीं कहते हैं? तो नो फूड और ड्रिंक्स, ये कंप्यूटर लैब का रूल है। आप कंप्यूटर लैब में कोई खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते, ना खा पी सकते हैं। सेव योर वर्क ऑफन, ये भी कंप्यूटर लैब का रूल है। आपको अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम सेव करना चाहिए। डू नॉट यूज प्रिंटर इन द लैब, ये रूल नहीं है। आप अपने काम को प्रिंट कर सकते हैं, ये लैब के अंदर कोई भी आपको प्रिंटर यूज करने से मना नहीं करता। सो ये हमारा राइट आंसर है। ये एक ऐसा लॉ है जो कंप्यूटर का रूल नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ओके जी, नेक्स्ट है डैश इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ एन ऑनर। एक ऑनर का जो ओरिजिनल वर्क है उसकी प्रोटेक्शन का जो लॉ है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट एक ऐसा लॉ है जो किसी भी ऑनर का, किसी भी क्रिएटर का, किसी भी राइटर का जो ओरिजिनल काम है उसको उसके नाम के साथ मंसूब करता है, उसकी रॉयल्टी को, उसके राइट्स को सेव रखता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क और आइडियाज, किसी दूसरे के वर्क और आइडियाज को अपना बना के पेश करना उसके कंसेंट या उसकी मर्जी के बगैर, इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म एक ऐसा क्राइम या ऐसा ऑफेंसेबल या बुकेबल ऑफेंस होता है जिसके अंदर कोई भी शख्स किसी दूसरे के काम को, किसी दूसरे के वर्क को अपना बना के जाहिर करता है, जिसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म मींस प्लेजराइजिंग एन एंटायर टेक्स्ट। तो इनमें से कौन सा जो प्लेजरिज्म है जिसके अंदर जो सारे का सारा काम जो है वो चोरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल प्लेजरिज्म। ग्लोबल प्लेजरिज्म की वो टाइप है जिसके अंदर आप किसी ऑनर का पूरा काम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इसको हम ग्लोबल प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ इलीगली रिप्रोड्यूसिंग कॉपीराइट मटेरियल इज कॉल्ड, कि आप किसी इलीगली किसी मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको हम पायरेसी कहते हैं। जैसे मूवीज की पायरेसी होती है, बुक्स की पायरेसी होती है, चोरी का वर्जन जिसको हम कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी, पायरेसी। नेक्स्ट डैश प्लेजरिज्म मींस रिसाइकलिंग योर ओन प्रीवियस वर्क। कौन सा जो प्लेजरिज्म की टाइप है जिसके अंदर आप अपने ही काम को दोबारा रिसाइकिल करके प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। कि आपने एक बार जो काम प्रोड्यूस किया हुआ आप उसको रीअरेंज करके या उसमें कोई तब्दीली किए बगैर उसको दोबारा पब्लिश कर देते हैं, इसको हम सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश प्लेजरिज्म मींस कोपिंग फ्रेजेस एंड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट। तो इसको हम पैच वर्क कहते हैं। पैच वर्क के अंदर हम डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट लोगों के काम में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकाल के अपना काम बना के पेश कर दें, इसको हम पैच प्लेजरिज्म कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश इज एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट a new business and bears most of the risk associated and enjoy most of the reward। कि वो काम जिसके अंदर जो स्टार्ट कर रहा है सारा रिस्क भी उसका होता है और अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो भी सारे का सारा उसको होता है, इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऐसा शख्स एंटरप्रेन्योर कहलाता है और इस तरह के काम को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। Hiring a virtual assistant can give your business smart tech solution with a human touch। इसको हम एक किसी असिस्टेंट को हायर करना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, जो आपके काम को एक नया टच दे दे, उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अ डैश बिजनेस डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा जो बिजनेस है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती वो फिर भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो जरूरी नहीं है फिजिकली भी प्रेजेंट हो, वो उनका एक सॉफ्ट इमेज, उनका टेक्निकली प्रेजेंट होना ही उनके लिए काफी होता है। ओके जी, नेक्स्ट थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है। In dash entrepreneurship, researchers take their good time when they're starting their own business as they want to have the complete knowledge of the product before offering। तो एंटरप्रेन्योरशिप की वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो पहले उस काम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बारे में हाउ नाउ लेते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालने के बाद वो जो स्टार्टअप लेते हैं। इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को हम रिसर्चर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसके अंदर वो सारा डाटा लेने के बाद ही नए काम को एस्टेब्लिश करते हैं। सो द बी विल बी द राइट ऑप्शन, रिसर्चर। नेक्स्ट इज ई बिजनेस जनरली हैज लेस आर डैश कॉस्ट, कि ई बिजनेस जो है वो जनरली क्या करता है, कम या क्या कॉस्ट होती है, तो इसके अंदर एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट होती है या अमूमन कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की इसकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप दैट प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल इन टेकिंग डैश ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप is rewarded with profits, fame and continued growth opportunity। कि एंटरप्रेन्योरशिप की वो एंटरप्रेन्योरशिप जो सक्सेसफुल कहलाई जाती है एक सेटअप को, और उसका प्रॉफिट उसके रिवॉर्ड में उसके प्रॉफिट, फेम और ग्रोथ की सूरत में मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एडवांटेजेस। वो इसके एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट डैश आर द एंटरप्रेन्योर्स हु यूज अदर्स बिजनेस आइडियाज एंड इंस्पिरेशन बट वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग देम, कि जो पहले से ही जो बिजनेसेस मौजूद हैं वो उन्हीं के आइडियाज को लेकर जस्ट उसको इंप्रूव करते हैं, उसका स्केल बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को हम हसलर्स कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक्चुअली 9 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मौजूद है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं दैट इज 9। तो बेसिकली 9 जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेडली एग्जिस्ट करती हैं। द फाइनल स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस इज डैश। फाइनल स्टेप क्या होता है एंटरप्रेन्योरिंग में, तो दैट इज हार्वेस्टिंग। आप डेवलप कर जाते हैं, आप उसके अंदर सिस्टम के अंदर सारा कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसमें से रिवॉर्ड गेन करने को हम हार्वेस्टिंग करना कहते हैं। Okay, Dash has enabled business owners and leaders to stay on the top of their projects by tracking time and progress। कि किस तरह की चीज है जिसकी वजह से जो लीडर्स हैं वो लीड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को या बिजनेसेस को, दैट इज टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करती है, इनहेंस करती है, जो उनको लीड करने में मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कवर करते हैं। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।